डिस्कशन की तरफ जो शायद आज की हर इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन के केंद्र में है। जॉब्स, ग्रोथ और साथ ही एस्पिरेशंस। इंडिया की इकोनॉमी आज दो तरह की हेडलाइंस एक साथ बना रही है। एक तरफ ग्रोथ, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कॉन्फिडेंस की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ एक ज़्यादा क्वाइट लेकिन बहुत पर्सनल रियलिटी है, जॉब्स की, एम्प्लॉयबिलिटी और इस सवाल की भी कि क्या अपॉर्चुनिटीज उस पेस से बढ़ रही है जितनी एक युवा देश को चाहिए। तो असली सवाल यह है कि क्या इंडिया अपने इकोनॉमिक मोमेंटम को मास अपवर्ड मोबिलिटी में बदल पा रहा है या नहीं, और आखिर हम किस तरह की इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और इस कॉन्वर्सेशन को लीड करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी विपिन भट्ट को, और उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर राजीव कुमार, फाउंडर पहले इंडिया फाउंडेशन, डॉक्टर लवीश भंडारी, प्रेसिडेंट एंड सीनियर फेलो CSEP, और डॉक्टर नागेश कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पैनलिस्ट का। थैंक यू दीपाली, थैंक यू श्रेया। तो आपने AI पर डिस्कशन सुन लिया, क्रिप्टो की बात हम कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त है थोड़ा गंभीर बातें करने का। गंभीर से मतलब थोड़ी अर्थव्यवस्था में गहरे उतरने का। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त कहाँ खड़ी है, उसमें हम यूथ को कहाँ देखते हैं, उसमें हम अपने एस्पिरेशंस को कहाँ देखते हैं, उसमें हम जॉब, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों को कहाँ देखते हैं, और ये सब कुछ मिला के बनता है हमारा देश यानी कि भारत। तो आप सभी महानुभावों का यहाँ पे स्वागत है। राजीव सर, it's honor to be have you on the stage as well as Nagesh sir and Lavish sir. राजीव सर, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। इस वक्त दुनिया में तमाम दिक्कतें चल रही हैं, हमें भी पता है, लेकिन बावजूद उसके भारत ने अपनी जो पोजीशन है दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में बरकरार रखी हुई है। तो इतनी सारी एडवर्सिटीज़, दिक्कतें तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन उनके बीच में नेविगेट करना, अपना रास्ता बनाना, भारत के ग्रोथ पाथ को इस वक्त जहां हम खड़े हैं आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर सच कहूँ तो मैं भारत की ग्रोथ पाथ को इस समय थोड़ी मुश्किलों में ढका हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि आसान नहीं है, और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजिम है कि हम लोग इन मुश्किलों का ठीक से जायज़ा ले लें, इनको समझ लें, और इनको समझने के लिए जो भी कदम उठाना है हमको वो उठाएं और जल्दी उठाएं। और जैसे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग इसको डिनाइल में रहे, और अगर ये चीज़ जैसे आपने कहा अपने उसमें भी कि दुनिया में हम सबसे बड़ी और सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वगैरह, तो एक ये माहौल बन जाता है कि ये ख्याल बन जाता है कि सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल में इस समय दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से सब कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए, और इसको इसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। और जो ख़ास बात है वो ये कि एक तो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटी अब सामने आ गई है, कि जिससे कि और मैंने जब ज्वाइन की थी सरकार 1991 में, तो उतनी तो ऐसी तो हालत नहीं है, मगर उस समय भी एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटी थी, और उस समय बहुत बड़े बड़े कदम उठाना पड़े थे। तो कुछ उस किस्म के कदम हम लोगों को शायद अभी उठाना पड़ेंगे, और लोगों को उसके साथ अपने साथ लाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये करना ज़रा लाजिम है। दूसरी चीज़ एनर्जी की सिक्योरिटी, वो हमें अब दिख रही है ज़ाहिर कि हमें करना। आज TN नायरन साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि उसके लिए क्या काम करें वो। और तीसरी चीज़ इस पर, और बाकी हम लोग बाद में बात कर लेंगे, वो है अपना एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि इस समय बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए उतना शायद नहीं बढ़ पा रहा है, और अगरचे नहीं बढ़ा तो फिर इसमें हमें हो सकता है कि कुछ और दिक्कतें देखने को मिले। एक आखिरी चीज़ और वो ये कि मैंने क्योंकि अभी हाल में ही इसका जिक्र किया है एक आर्टिकल में, वो ये कि पिछले 10 साल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.8% हुई है एवरेज, मतलब GDP ग्रोथ से आधी। ये बिल्कुल भी चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ही हमारी जो है वो हमें आगे बढ़ाएगी, और ख़ास तौर से अगर उसमें एक्सपोर्ट्स और निर्यात
का हिस्सा ज़्यादा होगा। तो ये 4 चीज़ें मैं समझता हूँ इस समय इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम लोग करें और लोगों के बीच में इसके बारे में अगर बात रखें तो शायद बेहतर होगा। विकसित भारत के लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग ही हमारी बैकबोन बनेगी? उस पर दोबारा आपके पास राजीव सर आऊँगा, लेकिन नागेश सर, अगर बाकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को इस वक्त देखें तो अच्छा भी लगता है देख के कि भारत उसमें एक बहुत अच्छी जगह रखता है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है उसके साथ एक परसेप्शन भी जुड़ा हुआ है कि ग्रोथ में जॉब्स भी पैदा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पैदा हो रहे, लेकिन आजकल एक डिबेट नहीं है जॉब्स वर्सेस क्वालिटी जॉब्स। आप नौकरियां तो दे रहे हैं, आप रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है? क्या अब हम जिस जगह पर आके खड़े हैं हमें ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो जीसीसीज हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अलग अलग रीज़न से कुछ सेक्टर्स पे इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं। मुझे लगता है जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है तो खास तौर पे ये जो जॉब, क्वालिटी जॉब वाला फ्रंट है, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है? थैंक यू अगेन, मुझे भी आपने बुलाया, जैसे राजीव कह रहे थे। जॉब्स का जो इशू आपने उठाया है ये बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि एक जो भारत की जो इस समय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो यूथफुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से बढ़ रहे हैं, और अगले 20 सालों तक हमारे देश में जो यूथ की प्रपोर्शन बढ़ती जाएगी। अभी जो मीडियन एज है 27 इयर्स, तो जॉब से ज़्यादा कोई बड़ा चैलेंज हमारे सामने नहीं है जॉब क्रिएशन से। और उसमें जैसे आपने कहा कि क्वालिटी जॉब, डिसेंट जॉब्स, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन भी जुड़ा हो, ऐसे जॉब्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी 81% जो हमारी वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर या जो ऐसे जॉब्स में काम करती हैं जहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डिसेंट जॉब क्रिएशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और डिसेंट जॉब का जो मुद्दा है वो जुड़ा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। हमारी अर्थव्यवस्था की आप जानते हैं कि पहले एग्रीकल्चर में 50% हमारा शेयर होता था, मतलब एग्रीकल्चर का शेयर हमारी जीडीपी में 50% या आधे से ज़्यादा होता था, अब वो 15% पे आ गया है। लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी 46% जो है वर्कफोर्स को सस्टेन कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों को एक सोशल प्रोटेक्शन या डिसेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और उन्हें हमें एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से खींचकर दूसरे मॉडर्न हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, राजीव ने बताया, और सर्विसेज, उनमें जाना चाहिए। सर्विसेज से हमारे देश में जो विकास की दर की गति है वो काफ़ी बढ़ी है, लेकिन सर्विसेज की प्रॉब्लम यह है कि वो जिस प्रपोर्शन में उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी है उस प्रपोर्शन में वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं या नंबर्स बताऊं तो जीडीपी का 56% या 56% हमारे देश में सर्विसेज से आता है, लेकिन वो 26% ओनली वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो अब हमें किस सेक्टर पर देखना है? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इंडस्ट्री और उसमें ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग, यही एक सेक्टर बचता है जिसमें हमें जो जॉब्स क्रिएट करने हैं। और कई लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो ऑटोमेट हो रही है तो उसमें भी जॉब्स कहाँ क्रिएट होंगे, लेकिन मेरा कहना उसमें यह है कि जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उन सब में जो इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल है वो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस या बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जॉब्स होते हैं क्रिएट। तो अगर हम टोटल जॉब क्रिएटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो सबसे ज़्यादा अभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑटोमेशन
वो है। और ऑटोमेशन तो एआई की वजह से सर्विसेज में भी होने वाला है। तो सर्विसेज सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर में भी अभी एआई की वजह से और भी जॉब्स कम होंगे। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की खास बात यह है कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, या तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, तो दोनों ही तरह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की बचत या फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ेगी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या अभी दिख रही है, जो वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने के कारण जो दिख रही है, रुपी पर जो प्रेशर है, वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करने से, या वो एक्सपोर्ट के लिए करें या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें, तो वो एक हमें उसका फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ अब जो दिखाई दे रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब जैसे चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ाई और वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं दुनिया के, विश्व के, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और कई बार उसको वेपनाइज करने की भी कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को आपको एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स, मैग्नेट्स की बात हुई पिछले साल, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, तो हमारी सप्लाई चेन्स में उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान या डिसरप्शन हुआ। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना हमारे 2047 जब हम विजन बात के लिए करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इससे अगला जो सवाल उठकर आता है, चाइना को तो हम थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि एक अलग तरीके का देश है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें हम चाइना की रेप्लिकेट नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद कई विद्वानों में एक बहस होती है कि हमें अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी बनना है तो किस तरह की बनना है। क्या हमें मलेशिया मॉडल पे जाना है जहां पर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, लेकिन किस आधार पे? सस्ता लेबर, सस्ती ज़मीन, सस्ता पानी, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप कोरिया मॉडल अपनाएंगे जहां पर आप इनोवेशन में पैसा खर्च करेंगे, जहां पर आप एक्सपेरिमेंटेशन पे पैसा खर्च करेंगे, जहां पर आप अपने ब्रांड्स बनाएंगे बड़े बड़े और एक अपनी एक जगह बनाएंगे। इंडिया को लवीश सर कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? क्योंकि मलेशियन इकोनॉमी की टाइप में दिक्कत यह है कि आपसे सस्ता कोई आ गया तो आप रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोरियन टाइप में जाते हैं तो आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे एज अ कंट्री। इंडिया को कौन से रास्ते पे जाना चाहिए? पहले तो शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा व्यूज़ इसमें अलग हैं। आपको उस रास्ते पे जाना चाहिए, कोई भी रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप, पर कौन से रास्ते में आप ठीक से चल सकते हैं। आपको अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला रास्ता चलना है, अगर आप में क्षमता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्षमता नहीं है तो वो नहीं चलेगा। सेम थिंग आप कोरिया भी कर सकते हैं, आप जापानीज़ मॉडल कर सकते हैं, आप चाइनीज़ मॉडल कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन आपकी क्या कैपेसिटी है, हमारी सरकार में क्या कैपेसिटी है, कि क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि उस टाइप की फाइन ट्यूनिंग ऑफ पॉलिसीज़ वो कर सकें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर फ्री मार्केट की तरफ जाइए, जहाँ पर लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट, देयर यू हैव टू गो थ्रू मार्केट्स। वो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप अपने आप को समझ लीजिए, फिर जो भी करना है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अब एक और मज़ेदार चीज़ हो रही है, अब पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज अब बड़ा मुश्किल है फ़र्क करना। जो लेबरर है मैन्युफैक्चरर में, वो एक आईटी वर्कर से कम नहीं है, और डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम हो रहा है। आप जगह जगह इंडिया में देखेंगे कि कवर्ड एग्रीकल्चर हो रहा है। अब देखेंगे आप सून वो बिल्डिंग्स बनेंगी जिसके अंदर अर्बन एग्रीकल्चर होगा, अभी शुरू हो चुका है इंडिया में, राइट। तो ये जब डिस्टिंक्शंस जो हो गए हैं, ये अब नहीं रहे, अब ये रहने भी नहीं वाले, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत मुश्किल, जैसे आप केरला जाएं तो रूरल और अर्बन में डिस्टिंक्शन ही नहीं है। अब हम उस पर थोप देते हैं कि ये रूरल है, ये अर्बन है, वो हमारी गलती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आप वही करो जो आपकी क्षमता है। अगर आपकी क्षमता नहीं है, देन इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट। तो मैं कई बार, और एक्चुअली साहब सबने कहा हुआ है कई बार अलग अलग उसमें,
दैट गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाना, आपको जो भी पॉलिसी है वो बढ़ाना बहुत अनिवार्य है. वी हैवंट बीन इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट कैपेसिटीज. फर्स्ट, 2047 इज अ फैंटास्टिक ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से एकदम स्थिर रहना चाहिए, वो है ही. लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. एक तो मैंने अभी कहा कि आपको मतलब सरकार को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप का इंडिया में हो भी रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हमने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेबर में कर रहे हैं, एटसेट्रा, वो सब करते रहेंगे, चलते रहेंगे. लेकिन जो मुश्किल काम होता है, जहाँ पर एक कंसेंसस बनने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम वीक पड़ जाते हैं. किस तरह का कंसेंसस? सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़रूरी है. फर्टिलाइज़र पे तो लिखते ही हैं सब लोग, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है इसके अंदर. अभी भी है और आगे चल के और हो जाएगी. अभी शायद कुछ महीनों में प्राइसेस कम हो जाएंगी ग्लोबल उसके अंदर, तो वो ठीक हो जाएगा. लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लो प्राइसेस पे भी बहुत ज़्यादा सरकार का खर्चा इस पूरे डोमेन में जाएगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज इट, लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा. ये तो बदलना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे कई दो चार चीज़ें हैं. एक और मैं कहूँगा, एक इनफॉर्मल सेक्टर की बात होती है, वो हम उसको सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, पर हम ये भी सोच सकते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हम इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एटसेट्रा. हमेशा हमारा इन्वेस्टमेंट फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाता है. इनफॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ सकती है? पॉसिबल है. और आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल. सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन सब कह चुके हैं ये चीज, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन. और ये मजेदार चीज है कि 75 साल से सब लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले से, गांधी जी से लेके आप उपाध्याय, आप जिसका नाम ले, उन्होंने सबने बोला है प्राइमरी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और समहाउ हम कर ही नहीं पाते. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं. 2047 के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स. तो आई थिंक राजीव सर, हमको बहुत मल्टीपल अप्रोचेस लेना पड़ेगा. सर कह रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, आपने प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा किया, लेकिन उसके बाद रिसर्च जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें, उसके बिना आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में शायद सर्वाइव ना कर पाएँ. तो प्राइमरी एजुकेशन अच्छा कीजिए, कॉलेज एजुकेशन अच्छा कीजिए, रिसर्च में पैसा डालिए, बढ़ाइए, उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए. और वो भी एक ऐसे वक्त में जब आपके सामने सर ने अभी जिक्र किया ऑटोमेशन का. हाँ, ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. शायद कल्पना करना मुश्किल है कि 5 साल बाद ऑटोमेटेड वर्ल्ड कैसा होगा. AI आज ही आप देख लीजिए किस जगह पर लेके आ गया. सर्विस इंडस्ट्री पर उसने एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया. तो ऐसे में शायद कोई एक रास्ता, जैसा कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, बट अगर मल्टीपल अप्रोच लेकर भी चले तो क्या लेकर चले? अप्रोच लेकर भी चले तो कैसी अप्रोच लेकर चले? मतलब कितने सेक्शंस पे आपको काम करना होगा? आपको प्राइमरी एजुकेशन भी अच्छा करना है, आपको रिसर्च लेवल पे भी अच्छा करना है, आपको AI से भी निपटना है, आपको ऑटोमेशन से भी निपटना है. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. और मगर इसमें जो असल में इसमें जो ये पीसमील सुझाव हम लोग देते हैं ना कि इसका भी इसका वगैरह, मेरे ख्याल में उससे हटना पड़ेगा. भाई मैंने हाल में एक किताब शायद लिखी, उसका टाइटल है एवरीथिंग ऑल एट वंस. तो उसमें एक जो मोटी बात कही है वो ये है कि इस समय दुनिया में इतनी सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं. हम लोगों ने 6 उसमें एक साथ बताए हैं, और उन 6 को क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिक्लाइन ऑफ पैक्स अमेरिकाना, राइज ऑफ एशिया वगैरह वगैरह, इन 6 को हमको टैकल करना है. तो इसलिए बॉटम लाइन जो आपने पहले कही कोरिया और मलेशिया की बात, वो ये है कि हमें बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़ेगा. बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू. और जो कोई हम चाहें कि हम दूसरों के मॉडल से सीख लें, उसमें बिल्कुल भी सफलता नहीं होगी. क्योंकि इतने सारी, जैसे आप मल्टीपल जिनको कह रहे हैं, तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डायमेंशंस हैं कि हमें एक तरह से नए, बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल सागर मंथन करना पड़ेगा. जैसा कि हमने आज़ादी के समय में किया था कि एक नई तरह से, कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हम जो है वो अपना ट्रिपल ट्रांजिशन, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों एक साथ, किसी और मुल्क ने नहीं किया था. वही सूरत आज हमारे साथ है. तो एक तो ये बात है कि हमको नए सिरे से मिलकर जब मैंने बात की तो उसमें ये कि 4 प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं. वो है गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और एकेडमिया.
इन चारों को आप अपने आप में मिलकर ट्रस्ट के बेसिस पर आपस में बात करने का एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि भाई इसमें आपस में हम लोग मुल्क कैसे आगे कैसे बढ़ें। तो ये चीज़ अभी होती नहीं है, एक मिसट्रस्ट का सा मॉडल है जो चलता है सब एक। तो दूसरी बड़ी बात ये है अगर आपको टैकल करना है। तीसरी चीज़ जो मुझे अपनी समझ में कम से कम आती है और हो शायद लवीश मेरी बात से सहमत ना हो, वो ये है कि खुदा के वास्ते सरकार को बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बात यह है कि जो हमारे देश में जब भी आज से नहीं सदियों से अगर तरक्की हुई है तो वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए हुई है। वो तो और उन्हें वही करते रहें, उनकी एक ऐसा जज्बा है कि दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। तो वो जो चीज़ है तो उसको एक रेगुलेटरी स्टेट की जगह अगर हमें प्रमोशनल स्टेट बनाएं तो मेरे ख्याल में कहीं बेहतर होगा, क्योंकि वो जो कैपेसिटी बनाने की बात है वो कैसे बनेगी, कौन उसमें आएगा, वही कॉलोनियल सिस्टम होगा जो पहले चल रहा था, रूलर और रूल्ड का वही डिवाइड रहेगा। मेरे ख्याल में इस समय वक्त आया है कि ज़रा सा इसके बारे में फिर से सोचें। और कई चीज़ें हैं कहने को, मगर एक आखिरी चीज़ जो कि हम लोग पहले इंडिया फाउंडेशन में कर रहे हैं वो ये है कि हमारे देश में कोई भी पैन इंडिया पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। इट्स पॉइंटलेस टू थिंक ऑफ एनी मोस्ट पैन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन का स्तर जो बहुत ज़रूरी है, जो केरला में है वो जाहिर है कि बिहार में नहीं है, तो वो हमें नए वहाँ पे कैसे काम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी है, आप एक पैन इंडिया एग्जिम पॉलिसी बनाते हैं, अरे पंजाब के लिए जो एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू होना चाहिए वो उड़ीसा के लिए तो नहीं हो सकती ना। तो स्टेट्स में काम करना इस समय लाजिम है, ज़रूरी है। और हम सबको और स्टेट्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें कि ये चारों स्टेक होल्डर्स मिलकर साथ काम करने लगे अपने स्टेट की तरक्की के लिए, क्योंकि स्टेट्स इतने डिफरेंट लेवल्स पर हैं और इतना ज़्यादा उनमें फ़र्क है कि एक सिरे से काम हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग तो पहले इंडिया में यही कर रहे हैं। और उसके आगे भी चलकर अगर देखा जाए, सच बात है तो हमारी 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कि 3 मिलियन पॉपुलेशन है हर एक की एवरेज औसत। 60 कंट्रीज उस पॉपुलेशन से छोटी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बिग यूनिट। आप उस पर काम करिए तो शायद ये प्लेटफॉर्म और अच्छा बन जाए। और उस सब का जो है वो एक ही फोकस होना चाहिए कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का मौका, स्पेस और सहायता दे। अगर वो कर लिया हम लोगों ने तो बाकी सब चीज़ें अपने आप में ठीक हो जाएंगी। राइट। तो नागेश जी क्या एग्री करेंगे आप इससे? देखिए भारत का मुझे लगता है समस्या भी थोड़ी यूनिक है, सॉल्यूशन भी थोड़ा यूनिक ही होगा। और एक बात से एग्री करूंगा आप सब लोगों की, कोई एक वन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो सिर्फ मैंने भी एक संदर्भ में बात कही थी, मलेशिया हो या फिर जापान मॉडल हो या चाइना मॉडल हो। लेकिन जैसा कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है कि इतनी डाइवर्सिटी है टॉप टू बॉटम, स्टेट टू स्टेट और हमारा संघीय ढांचा कि शायद एक मॉडल फिट टू ऑल नहीं बन सकता। एक पॉलिसी फिट टू ऑल बनेगी पर उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो फिर रास्ता क्या निकलेगा, किस तरीके से ये चीज़ अचीव की जा सकती है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन वो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ब्रिटल है कि शायद उसे कंसोलिडेट करते करते अभी हमें बहुत वक्त लग जाएगा। वो कंसोलिडेशन कैसे होगा? तो क्या एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, मल्टीपल लेवल सॉल्यूशन होंगे, बट करना कैसे? अशोक सर जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चाइना की रेलवे लाइन हमसे छोटी थी, लेकिन फिर उन्होंने आज हमसे कई गुना बढ़ा ली। तो देखिए एक तो विल लगेगी आपको, मतलब फिर रास्ता यहाँ से निकले या वहाँ से निकले निकालना होगा। अगेन चाइना का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता बार बार, बट स्टिल प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है। इंडिया को अपना रास्ता निकालना होगा, बट क्या होगा? नहीं, आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि भारत के जो इकोनॉमी है उसको बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है और एक वन साइज फिट्स ऑल सारे के लिए नहीं हो सकता। लेकिन वो कहने के बाद एक चीज़ ये भी है कि कुछ ब्रॉड इश्यूज हैं जिन पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे लवीश ने एजुकेशन की बात की। एक भारत जैसे देश जिसमें यूथफुल ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं, देयर कैन नॉट बी ए बेटर इन्वेस्टमेंट देन
इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन से बड़ा, इसके साथ में स्किल भी जोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड जैसे आजकल जो नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आ रहा है मुझे वो ये कि उनको टेक्नीशियंस नहीं मिल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ITI ग्रेजुएट्स, नॉट IITs तो हायर लेवल ऑफ स्किल, लेकिन जो ऑपरेशनल हैंड्स हैं ट्रेंड वो नहीं मिलते हैं अच्छे, तो हम उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये राजीव ने जैसे कहा कि स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन वैसे भी स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी पहलू हैं उसमें हम काम करें, और वो एक प्रमोशनल स्टेट भी एक तरह से डेवलपमेंट स्टेट की जो कंसेप्ट है उसमें आ जाता है। दूसरी चीज़ आप जो पूछ रहे थे कि हम कौन से मॉडल अडॉप्ट करें, मलेशिया तरीके पे जाएं या चाइना या और कौन सा। मेरी समझ में भारत जैसा देश जो इतना विशाल है और इतनी कैपेसिटीज़ हैं, और वैसे हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव और स्किल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स में अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं और उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। ऑटो में हमारा काफ़ी अच्छा प्रभाव है, फार्मास्यूटिकल्स, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स वगैरह। तो स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा भारत का प्रदर्शन रहा है और उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बिकॉज हमारे पास जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में जो सबसे बड़ी अभी चैलेंज आ रहा है वो ये कि बहुत सारी डंपिंग भारत में हो रही है। मतलब चीप जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी डंपिंग भारत में हो रही है, और भारत में नहीं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जितने बड़े आसपास में मार्केट्स हैं सब में ये प्रॉब्लम है। थाईलैंड में मैं 12 साल रहा हूँ, तो मुझे उसको मैं फॉलो करता हूँ। अभी वहाँ पिछले 2 सालों में 4,000 साढ़े 4,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं गारमेंट्स की। वो किस लिए कि चाइनीज़ डंपिंग क्यों हो रही है कि वो अब यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में उनके ऊपर कुछ टैरिफ्स बढ़ गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं, लेकिन कैपेसिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा बना रखी है। उस कैपेसिटी को कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो ओबियसली नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ जा सकते हैं। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया भी कुछ उनके ऊपर टैरिफ्स या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको डंपिंग को कम करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि चाइना में अभी तक भी इतना ट्रेड सरप्लस उनका 1.2 ट्रिलियन का एक साल में सरप्लस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करे जा रही है। अभी IMF की स्टडी में आया है कि 5% अपनी GDP वो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज में अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ओके। और तो सब्सिडाइज प्रोडक्शन अगर आपके यहाँ आता रहेगा तो ओबियसली हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होगी, और ख़ास तौर से जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, वेदर टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हो, लेदर गुड्स हो, इमिटेशन ज्वेलरी हो, और हाउस होल्ड जितने भी चीज़ें लेदर गुड्स में, फुटवेयर में 20% उनका शेयर हो गया है। तो हम एक तरह से जॉब्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ से इंपोर्ट करके ये कंज्यूमर गुड्स को। तो स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ एक हुआ, और साथ में लेबर इंटेंसिव पे हमें ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो स्ट्रेटेजिक रीजन्स की वजह से जो इम्पोर्टेंट हो गई हैं और जहाँ पोटेंशियल है, जैसे शिप बिल्डिंग अभी निकल के आया है सेक्टर जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया, और अब गवर्नमेंट उसको ध्यान दे रही है और उसमें बहुत संभावनाएं हैं। एरोस्पेस उसको हमने ध्यान नहीं दिया, डिफेंस इंडस्ट्री हमने ध्यान नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बहुत पोटेंशियल है और भारत का, और भारत में जो संसाधन हमारे रिसोर्सेज हैं
और स्किल्स हैं उनको यूज करें तो सब ये डेवलप हो सकते हैं। जी, तो इसमें लवीश सर आपने पहले जो अपने पॉइंट्स रखे उसमें आपने जैसा राजीव सर ने कहा कि गवर्नमेंट पे ना छोड़े प्राइवेट सेक्टर। अब अगर मैं आईटी को पकड़ूं तो हाँ, आईटी एक ऐसा क्षेत्र था सर्विसेज वाला जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने जो करा वो काबिल तारीफ रहा, लेकिन अब वक्त के साथ वो चीज़ भी पीछे गई। तो क्या ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके होगा? प्राइवेट की तरफ ही देखना पड़ेगा? गवर्नमेंट की तरफ अगर आप देखें तो फिर किस लेवल पे देखें, किस हद तक देखें और समय कितना लगेगा? हो सकता है दोनों तरह से हो, लेकिन आपको टाइम को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और अब बदलते वैश्विक हालात में, ग्लोबल सिनेरियो में, जो कि लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, कि आपके पास उतना वक्त है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज जल्दी बनानी होंगी। बिल्कुल सही सवाल का। और मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि आईटी सेक्टर की आपने बात रखी थी। आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स ने कितनी स्किलिंग करी थी? जीरो। देयर वाज नो गवर्नमेंट। इनफैक्ट जब ग्रोथ हुई थी आईटी सेक्टर में, शायद 2-4 कॉलेजेस होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस सिखा रहे थे ही नहीं इंडिया में, ना स्टूडेंट्स थे ना प्रोफेसर थे। तो फिर ग्रोथ क्यों आई? आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी लर्निंग थी। जब डिमांड आती है स्किल्स की, अपने आप मार्केट उसका रिएक्ट करता है और हो जाता है। तो जहाँ जितना हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे, मैंने पहले बोला कि आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ, यू नो इट, कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। मैं आपसे नहीं एग्री करूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज़ की। जितनी ज़्यादा हम स्पेसिफिसिटी लाएंगे, उतनी गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करेंगे, जितना हम बोलेंगे कि नहीं वन साइज डज नॉट फिट ऑल, देन उतनी ज़्यादा सरकार की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सरकार में कैपेसिटी नहीं हो और हम फाइन ट्यूनिंग ऑफ पॉलिसीज़ करें, वो होता ही नहीं है और उसमें मेसीनेस आती है। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। Ideally, to me, is in a country like India, let the private sector do things. Public sector बहुत minimal efforts करे और जहाँ पर है ठीक है अपना करते रहे. But most important thing is कि our competitive force is strong enough. हमारी सबसे बड़ी weakness ये रही है कि हमारे competitive forces हम after 1991 बढ़ नहीं पाए किसी तरीके से। Manufacturing की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। जब competitive forces नहीं बढ़ते हैं, R&D की दिक्कत आती है। The problem of R&D is not कि हम culturally R&D नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। Competition levels weak होते हैं, तब होता है ऐसे। So there are lots of these factors which can easily be done. So first, going forward, क्या करना चाहिए? Education, basic education, क्योंकि 15 साल बाद का जो वर्कर है, वो आज स्कूल में एंटर कर रहा है। अगर वो पढ़ नहीं सकता है, तो आप उसकी कितनी भी स्किलिंग कर लें, वो होना ही नहीं है। So basic education 100% we have to do today, not tomorrow, not day after tomorrow. 1. 2. No need to have very specific policies. You have to have general competition oriented policies. There is no other way. 3rd, make friends with China. We have no option. Now अगर आपको दोस्ती नहीं करनी है तो पार्टनरशिप कर लीजिए, उसमें अपने गार्ड रेल्स लगाइए, रेड लाइट्स लगाइए, look at everything. But let us start taking investment from China, let us start taking technology from China, let us start taking goods from China, and let us start selling goods from China. For that, हमको उसके साथ negotiate करना पड़ेगा, agreements करने पड़ेंगे, लेकिन ये खोलना बहुत ज़रूरी है। आज का सबसे major energy के जो innovation है, वो चाइना में हो रहा है, वो अमेरिका में नहीं हो रहा है, ना यूरोप में हो रहा है, वो चाइना में हो रहा है। वी विल हैव टू, उसका कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कब करें? शायद आज नहीं तो 5 साल बाद करेंगे या 10 साल बाद करेंगे। सो दैट इज माय थर्ड वन। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सर्विसेज ग्रोथ भी नहीं आ पाएगी। वो समझ आई थिंक सब में है, लेकिन कभी कभी छोड़ दीजिए, कुछ साल 5 साल बाद चल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर चीज़ आज ही करनी है। देयर इज अ टाइम लाइन ऑफ ग्रोथ। 2047 में 25 साल है, तो हम कई चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए। तो मेरे हिसाब से उसमें भी थोड़ा सा एक प्लानिंग कि ओके फाइन, अभी हम क्या करना चाहिए, उसका एक प्रायोरिटाइजेशन हमें कर सकते हैं।
आई थिंक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच जिसे हम कहते हैं कि एक तो नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हों, और मुझे लगता है कि जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा करते हैं, उन्होंने भी एक बार में कुछ सक्सेस हासिल नहीं की होगी, गलतियां कर करके ही सीखा होगा। लेकिन 2047 तक अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है तो डेफिनेटली करना बहुत कुछ है। शायद समय कितना कम है कितना ज़्यादा वो एक देखने वाली बात होगी एज वी प्रोग्रेस। लेकिन शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टू एन एक्सटेंट आपने प्राइवेट सेक्टर की बात करी, इन हैंड विद गवर्नमेंट ऑल्सो, आई थिंक ये सारा मिला जुला प्रयास, और वो जिसे कहते हैं वो धागे से धागा बिन के पूरी माला बने, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर लगता है। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट होगा उसे करना, उसे एग्जीक्यूट करना, उससे जितने हर्डल्स हट सकते हैं उन्हें हटाना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसे उसका जितना सही इस्तेमाल हो सके, जितना अच्छा इस्तेमाल हो सके वो करना, एंड ऑब्वियसली अच्छी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना। एंड विद द इकोनॉमिस्ट लाइक यू पीपल आर देयर, हमें उम्मीद है कि ये सब ज़रूर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत में यहाँ पे अपने विचार रखने। थैंक यू। थैंक यू।